Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue Economics and Healthcare Management chapter, Major Stakeholders in Healthcare Providing System. We have discussed in detail in the last lecture what are healthcare services providing systems and stakeholders. I told you about stakeholders. Stakeholders are the persons, the group, the organizations, the systems who have great interest or concern with the overall success of the organization. Or I have told you a formal definition of stakeholder also. And I have also told you about healthcare service providing system. It includes hospitals, healthcare systems, nursing homes, everything who are providing the healthcare facilities are included in healthcare providing systems. So today we are going to start from public. What do you think when I say public? What come in your mind? What are the publics? Good. The public has a stake in healthcare from several perspectives, as customer of healthcare services और as patient. Public आपके जो कंज्यूमर हैं वो भी पब्लिक हो सकते हैं, आपके जो पेशेंट्स हैं वो भी पब्लिक हो सकते हैं, because they are coming to you for having healthcare services if you are working as a healthcare providing facilitator there. The public is concerned with quality. मैंने आपको बताया था एक quality क्या होती है, all attributes of the service or product as well, और the degree of excellence. जो public होती है they are concerning with quality, cost and access to care. Nowadays there are wide range of coverage that can be customized to their specific needs. They also look for the employee to fund the majority of cost of health care insurance. Overall public values regarding health care are changing. In addition, public has a more positive view of health promotions and illness prevention than in past. 1% of healthcare expenditure is going to public health. ठीक है, पब्लिक कौन हो सकते हैं? आपके कंज्यूमर भी हो सकते हैं, आपके पेशेंट्स भी हो सकते हैं. पब्लिक कंसर्न होती है आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी की, उसकी कॉस्ट की और उसकी एक्सेस टू केयर की. ठीक है, तीनों के होना ज़रूरी है ये फॉर द पर्पस टू सेटिस्फाई द पेशेंट और कंज्यूमर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक. ठीक है, तो ये इन सबको सामने रखते हुए और नीड्स को सामने रखते हुए हेल्थ केयर फैसिलिटेशंस और दूसरे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज हैं जो प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइड एरिया जो भी है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कवर करने के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक नीड्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बेसिकली क्या है कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और उनका जो पॉजिटिव व्यू भी होता है और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं हेल्थ प्रमोशंस के हवाले से और प्रिवेंशन के हवाले से. तो अगर आप क्या करेंगे, पब्लिक के लिए एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटेटर, क्योंकि आप भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री किसी न किसी हॉस्पिटल या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ केयर का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह ताला, या फिर अपना हो सकता है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें. तो अगर हेल्थ सेक्टर में होंगे तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस की कॉस्ट कम होना शुरू होती है और जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है जो भी पेशेंट का या कंज्यूमर जिसको हम पब्लिक भी कहते हैं उसका वो बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पब्लिक का किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछिए. देखिए, क्वालिटी कहते हैं, लिख लें एक जुमले में, क्वालिटी कहते हैं ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सर्विस या डिग्री ऑफ एक्सेलेंस. जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आपकी जो कंज्यूमर या पेशेंट है वो ही और शी हैज़ अ ग्रेट कंसर्न विद क्वालिटी और फिर कॉस्ट और फिर एक्सेस टू केयर. ठीक है, आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं. याद रखें ज़िंदगी के अंदर, ये दुनिया के अंदर ये एक पूरा एक टेक्निक है कि अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी. और कॉस्ट और एक्सेस टू केयर, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं
जहाँ पर उनकी एक्सेस ही नहीं है, फिर भी उनको सर्विस तो पहुँच ही नहीं रही ना पब्लिक को। जैसे कोई ऐसे स्कैटर्ड एरियाज़ हैं, ऐसे कोई माउंटेनिंग्स एरियाज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो या कश्मीर की एग्जांपल दी थी कि जहाँ पर लोग पहाड़ों पर रहते हैं और उनको फिर वो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए बहुत ट्रैवल करके जो है वहाँ तक आना होता है। तो अब तो खैर जैसे इन्होंने बताया कि बहुत कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के मैक्सिमम जो है वो जो एरियाज़ को रेंज को कवर किया जाए फॉर द पर्पस टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू अ कॉमन पर्सन, टू लेमन पर्सन, लेमन पीपल देयर, एक आम आदमी तक भी उसकी रसाई मुमकिन बनाई जा सके। जी आ गई समझ जी। अब providers, there are two types of provider. One is community healthcare professional, second is hospital healthcare professionals. When we talk about community healthcare professionals, it includes nurses, health workers, DAIs, the doctors of community health centers, voluntarily health workers, etc. जब किसी माइक बंद करवाए ना, ये किसकी तरफ से शोर आ रहा है? कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में मैंने आपको बताया है कि नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, दाइज जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वॉलंटियर लोग शामिल होते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें, अगर आप किसी रूरल एरियाज़ के अंदर जाते हैं या किसी ऐसे एरियाज़ के अंदर बहुत स्कैटर्ड है, वहाँ पर क्या है, जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के सेंटर्स बने होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह, वहाँ पर ये सब लोग जो है अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं। उसमें गाँव के कुछ लोग भी होते हैं जो एक कमेटी बनाई हुई होती है, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडरिंग का कोई भी मरला होता है उसमें कोई ना कोई रोल अदा कर सकती है। कोई गांव के अंदर या गांव से थोड़ा सा हल्का कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो वॉलंटियरली लोग जो है वो वहाँ से उसको लाने में या वहाँ जाकर वो हेल्थ केयर सर्विसेज डॉक्टर और नर्सेज के साथ मिलकर डिलीवर करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके एक और एग्जांपल है, मुख्तलिफ डोनर्स जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हेल्थ के हवाले से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो उन्हीं वॉलंटियर्स या CBOs या CCBs के साथ मिलकर कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज जो उन्होंने थ्रू डॉक्टर नर्सेज के इम्प्लीमेंट करवानी होती हैं, तो वो उनको भी उसका टीम का हिस्सा बनाते हैं और फिर ये सब मिलकर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इलाके के अंदर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए जो शहर नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए जिनके लिए हेल्थ सर्विसेज का होना दूसरे लोगों की तरह इंतहाई ज़रूरी है, तो ये लोग, ये टीम मिलकर वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए, या जो वो लोग जिसको कंट्रोल ना कर सकें, जिसको वो उनकी फैसिलिटेशन से जो इम्प्रूव ना हो रही है, तो फिर वो कहाँ भेजते हैं, वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास भेजते हैं। हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? इट इंक्लूड्स फिजिशियंस, नर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल स्टाफ जो होता है। फिजिशियंस आपको पता है कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, हाई क्वालिफाइड और हाई एक्सपीरियंस होते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं। नर्सेज भी हाई क्वालिफाइड और ट्रेंड होती हैं इन हॉस्पिटल्स के अंदर। फार्मास्यूटिकल स्टाफ भी होता है जो फौरी तौर पर मेडिसिन के हवाले से सपोर्ट करता है। तो ये क्या है, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स देयर। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज में कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल में इसको इस तरह ही देख लें कि अगर मिसाल के तौर पर कोई मुजफ्फरगढ़ या फिर कोई ऐसी जगह से खानेवाल से कि कोई पेशेंट जो है कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोफेशनल से नहीं ठीक हो पा रहा, तो वो रेफ़र कर देते हैं उसको मुल्तान में, और मुल्तान में फिर क्या होता है कि वो फिजिशियन नर्सेज वगैरह फिर उसकी टेक केयर करते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखी होती है तो वो ज़रूर ठीक हो जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। जो हमने लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि जो रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं ना, रजिस्टर्ड नर्सेज या सर्टिफाइड नर्सेज, तो ये एक हाई क्वालिफाइड नर्सेज होती हैं जो मेन हॉस्पिटल सीनियर नर्सेज जिसे कहा जाता है। और ये भी नर्सेज ही होती हैं, लेकिन ये कोई मतलब मैट्रिक या ये तो उनसे उनका लेवल थोड़ा सा कम होता है, और ना ही इतनी ज़्यादा तादाद में होती हैं।
लेकिन होती वो भी नर्सेज हैं जो कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। कभी अगर आपको जानने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर डॉक्टर भी, आपको एक डॉक्टर मिलेगा, एक या दो डॉक्टर उन बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर, और कोई ना कोई एक आधी नर्स भी वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ये हेल्थ हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसमें जो ये नर्सेज होती हैं ना, ये हाई क्वालिफाइड सीनियर नर्सेज होती हैं, जो ऑलमोस्ट जो है वो तमाम ट्रीटमेंट का जो है ना सिर्फ नॉलेज रखती हैं, बल्कि उनको उसकी बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस भी होती है। जो ज़्यादातर ऑपरेशन जब होते हैं या कोई मेजर ऐसा कोई काम हो रहा होता है जिसमें डॉक्टर्स की ये साथ मिलकर जो है वो सर्विसेज दे रही होती है। ठीक है, होती दोनों जगह पर हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सेज होती हैं ना, ये उनसे ज़्यादा स्किल्ड होती हैं, ज़्यादा एजुकेटेड और एक्सपीरियंस सीनियर लेवल की नर्सेज होती हैं जो इसके अंदर शामिल होती हैं। जबकि कम्युनिटी बेस में जहाँ डॉक्टर होता है तो वहाँ पर जाहिर बात है कोई ना कोई नर्सेज, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पर आप फीमेल की सूरत में देखें, वहाँ पर कोई ये मेल की सूरत में भी कोई अटेंडेंट हो सकता है वहाँ पर, लेकिन होता ज़रूर है। जी, और जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। और वैसे भी आप देखें ना, किसी भी आप एरिया के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पर अगर कोई हेल्थ कमेटी बनी होगी ना, उसमें लाजमी डॉक्टर भी शामिल होता है और नर्स भी शामिल होती है और वॉलंटियर्स भी शामिल होते हैं, और वहाँ के एक दो मुअज़्ज़िज़ीन को भी वो शामिल करते हैं। क्योंकि मुझे इसलिए इसका वो थोड़ा सा वो है, क्योंकि जब हम लोग डोनर ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा था, तो हमारा काम भी यही था कि हम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से रिसर्चेस कंडक्ट करवाते थे, और उनको वहाँ पर जो है कोई भी इमरजेंसी हो जाए हेल्थ के हवाले से ना, तो हम उनको फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करते थे। उसमें हमने एक हेल्थ के हवाले से एक जो है ना कम्युनिटी में वो भी अमाउंट भी फिक्स की हुई थी, जहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो फौरी तौर पर उस अमाउंट को यूज़ करके ना उसको बेसिक हेल्थ यूनिट तक उस पेशेंट्स को वो लेकर आते थे। और वहाँ पर जो लोग होते थे ना, उनको फिर उनकी हम वॉलंटियर जो काम करना चाहते थे उनकी हम एक कमेटी बना देते थे, जो मिलकर उसके वहाँ के डॉक्टर और जो है वो वहाँ के नर्स और कोई जो भी वहाँ पर काम करने वालों के साथ मिलकर ये जो डेंगू की कोई मुहिम होती थी, ये पोलियो वैक्सीनेशन का कोई काम होता था, ये इस तरह की तमाम के तमाम मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, और हॉस्पिटल का तो मैंने आपको बता दिया है कि आप जब इस मेजर हॉस्पिटल्स में जाएंगे, निश्तर में या सिटी में या कार्डियोलॉजी में, तो वहाँ पर आपको ये बड़े फिजिशियंस नज़र आ जाएंगे, और वो नर्सेज नज़र आएंगी जो बहुत ज़्यादा मतलब एक सीनियर लेवल की, और भी नर्सेज होंगे जूनियर्स, लेकिन अब तो आपको पता है कि उन्होंने 4 ईयर्स का वो कोर्स कर दिया है इन्होंने FSC के बाद, अब मैट्रिक के बाद भी शायद वो करवा रहे हैं, तो वो पूरा ट्रेन करते हैं, फिर उसको हाउस जॉब उसी तरह जिस डॉक्टर को ट्रेन करते हैं ना, उसी तरीके से फिर इस नर्सेज को भी वो हाउस जॉब करवाते हैं, और फिर उसकी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक उसकी अपॉइंटमेंट होती है। पहले उसको कम्युनिटी लेवल पर उसको तजर्बा दिया जाता है, और फिर जब वो सीनियर हो जाती है तो फिर उसको किसी अच्छे लेवल पर जो है उसको वहाँ पर प्रमोट करके ले आया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, अब देखें वही बातें जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ी, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कौन कौन से शामिल हैं। इट इंक्लूड नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, वॉलंटियरली वर्कर्स, डॉक्टर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड दायर्स, वही जो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर हमने पढ़ लिया। अब जी किसका? वो था ही डॉक्टर्स, तो आपको पता है ये तो लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उसमें ये है कुछ लोग उनके फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो बेसिकली लीगलाइज नहीं होते, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप क्वालिफाइड ही नहीं है ना, और आप ये हेल्थ जैसे एक अहम शोबे के अंदर सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर खुदा आप ये देखें ना कि बहुत सारे पेशेंट्स के ऐसे कंप्लेंट्स आ रही होती हैं जो अचानक ही पता चलता है कि वो उनके ट्रीटमेंट से उनकी डेथ हो गई और ये हो गया वो हो गया, तो लोग जो है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है, पहले एजुकेशन होती है, हाउस जॉब होती है, सर्टिफिकेशन होता है, लाइसेंस होता है, उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। 。  . 。 । 。 । 。 । 。 । । । । । । 。 । 。 . । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही।
नहीं, वो उनसे उनसे क्यों करेंगे? देखो ना, वो जब उन्होंने बाकायदा वहाँ से डेंटल सर्जन बन गए वो लोग, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग, ये जो आप बता रहे हो ना, ताई, ये भला कौन करता है कि मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर ने काम सीखा और वो फिर खुद किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी गांव के अंदर क्लिनिक बना के बैठ गया और उसने वो सर्विस देना शुरू कर दी, तो वो होता है। लेकिन ये है कि क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती, तजर्बा उनका तो होता है काम करने का, तो ये बुखार नज़ला वगैरह की दवाइयों का तो उनको पता चल जाता है, लेकिन जो मेजर ट्रीटमेंट्स है ना, उनको डायग्नोज नहीं कर सकते प्रॉपर। और उसमें जो आपको पता है आजकल वो ये उन्होंने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ तो अब ये शुरू हुआ है, दुनिया के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इसको बड़ा क्राइम समझा जाता है कि जो ये आप टैक्सेस के निज़ाम में, ये हेल्थ के निज़ाम में, एजुकेशन के निज़ाम में अगर कोई किसी किस्म की करप्शन का सबब बनता है। तो आपका तो नहीं इरादा ये अताई डॉक्टर बनने का? हाँ नहीं, जो देखें, जो काम आप अच्छे से आता है ना, हाँ हाँ, इसमें आप अपनी जो है, जो लैब्स वगैरह कर रहे हैं वो अच्छे से करें, ये अब प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इनको अच्छे से आप इन पर अबूर हासिल करें, तो ये दैट इज़ इनफ फॉर यू। कोई भी फील्ड जो है ना, वो आप पकड़ते हैं, उसमें अच्छे से अपने आप को रिफाइन करें, आप देखेंगे कि आपका एक वैसी इसकी प्रोमिनेंसी और एक पहचान बनना शुरू हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। यहाँ तक समझ आ गया हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के हवाले से? अच्छा, अब आ जाए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्निंग बॉडीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते थे और अब उनका नाम सीईओज रख दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो मामलात को देख रहा होता है गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से, और फिर प्रोविंस में हम बात करें या फिर फेडरल में, तो वहाँ पर सेक्टर लेवल के लोग होते हैं जो ये तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर। द चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर एंड गवर्निंग boards of hospitals strongly influence healthcare delivery in their institutions. The responsibilities are decision maker, leader, manager, executor और communicator। ठीक है, ये सारे एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को पर इन्फ्लुएंस होते हैं, असरअंदाज होते हैं जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या सर्विसेज के हवाले से। उसमें से यही लोग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है डिसीजन करना, यही एज अ टीम लीड काम कर रहे होते हैं, मैनेजर होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं और कम्युनिकेटर होते हैं, ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडिंग के हवाले से। तो ये जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, इनको गवर्निंग बॉडी कहते हैं, और ये हॉस्पिटल की, इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं। इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हॉस्पिटल के मामला में या हेल्थ केयर कहीं सर्विसेज जो भी इदारा प्रोवाइड कर रहा है उसकी प्रोविजन के हवाले से। इनमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमसे पूछें। अभी देखो, ये उसने एक इंटरनेशनली वो दी है नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स। वैसे तो ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ये है, लेकिन क्योंकि ये एक एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने इसमें जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट मेंशन किए है। रेड क्रॉस सोसाइटी ना, बेसिकली वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है और बहुत सारे ममालिक में काम कर रही है। नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर वो होते हैं जो नॉन एनजीओज होती हैं, जिसमें मैंने आपको अक्सर मिसाल देता हूँ, ये WHO की, यूनिसेफ की, यूनेस्को की, UNDP की। ठीक है, तो ये इसमें आप इसको बेशक इंडियन की बजाय आप रेड क्रॉस सोसाइटी ही पढ़ें। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो क्या है, बेसिकली वो एक एनजीओ है। जो एक एनजीओ क्या करती है, जो ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में फाइनेंशियली या फिर जो है वो टेक्निकली जो है सपोर्ट फ्राहम करती है। ठीक है, ये तमाम के तमाम सोसाइटीज़ के नाम हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अलावा चलें, इनको आप छोड़ें, मैं आपको और इसके नाम बताता हूँ, इसको हम रहने देते हैं। अब नाम लिख लें इसके, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप लिख लें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लिख लें यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, आप लिख लें UN यूनाइटेड नेशन,
इससे पहले मैंने आपको बताया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 पे मैंने लिखवाया यूनिसेफ, फिर मैंने लिखवाया UNO, फिर मैंने आपको लिखवाया प्लान, NIPS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। निप्स तो खैर गवर्नमेंट का है, निप्स को रहने दीजिए। पॉपुलेशन कौन सा लिख लें आप? ऑक्सफेम, नोवा लिख लें। ये सारे के सारे कौन से हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी न किसी तरीके से हेल्थ के अंदर एज अ डोनर या फिर वो एज अ पार्टनर जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हो, स्पॉन्सर कह लें जिसे, काम कर रहे होते हैं। ऑक्सफेम, OXFAM, ये भी एक इंडियन डोनर है, हेल्थ के हवाले से भी काम करता है। नोवा, NOVA, नोवा। क्लियर? चलिए अगली स्लाइड्स पर आ जाएं। डायग्नोज ऑफ स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? अभी आपको पता, यू ऑल नो अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरफेस स्टेक होल्डर, और अभी मैंने आपको ये पब्लिक के हवाले से भी बताया कि कौन सी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये समाप्य हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपरेशन, तो स्टेक होल्डर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी स्टेक होल्डर को देख लिया कि वो भी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन को, और ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन से वो भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोज ऑफ स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर का क्या रोल है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपरेशन, तो स्टेक होल्डर का एक मेजर रोल होता है इसका। चलें जी, अब कौन बताएगा पोटेंशियल फॉर ट्रीट और पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन? सॉरी हाँ, थ्रेट। जी बताइए। हाँ, इसमें ना इसको, जी 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 जी
हाँ हाँ थ्रेट है ये। अच्छा ये समावेश भी दोनों का आपके ठीक है। इसमें आप ये देखें स्टेक होल्डर का सबसे पहले आपके जहन में एक आसान से लफ्ज़ों में ये आना चाहिए कि स्टेक होल्डर वो शख्स, वो ग्रुप, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सिस्टम है जिसका इंटरेस्ट और कंसर्न होता है ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है उसकी सक्सेस के हवाले से। और जब वो सक्सेस के हवाले से कंसर्निंग होता है तो उसकी थ्रेट्स भी उसकी तरफ से आपको वसूल हो सकती हैं। वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर वो जब क्योंकि उसका ज़्यादा कंसर्न सक्सेस है, अगर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं या उसको उसके मुताबिक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही, तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है कि वो अगर आपको फाइनेंशियली तौर पर वो सपोर्ट कर रहा है तो वो अपने फाइनेंशियली चीज़ों को रोके। अगर वो वैसे ही आपको किसी और तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो वहाँ से भी आपको मतलब एक थ्रेट आ सकती है। तो हम जब भी हम ये देखते हैं कि स्टेक होल्डर का जो इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट और कंसर्न है उस हवा के हवाले से, तो हमें इसलिए भी मुहतात होना चाहिए कि स्टेक होल्डर की तरफ से हमें किसी किस्म का थ्रेट भी किसी भी टाइम हमें मिल सकता है। जहाँ वो थ्रेट दे सकता है वो कॉपरेशन भी करता है, ठीक है। क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है, उसको अपना ही पता होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होगी तो हम क्या होगा कि बेसिकली उसको भी किसी न किसी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि वो कोई सोशल रिवॉर्ड्स कह लें या जिस मकसद के लिए भी वो ये इसको वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसको हेल्थ केयर सिस्टम्स को, उससे उसको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हमने देखना। जितना याद है आपको कि मैंने आपको बताया था हम एक शॉर्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेंथ भी देख रहे होते हैं, वीकनेसेस भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी हर चीज़ का एक थ्रेट भी हमें सामने रखना होता है, उसको समझना होता है और हमने उसकी कॉपरेशन को भी देखना होता है। दोनों सूरतों में हम देखते हुए बैलेंस लेकर चीज़ों को चल रहे होते हैं। यहाँ तक महानूर बताओ अगर समझ नहीं आई तो। हाँ बोले जी, बोले बोले। हाँ ये एक अच्छा रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज व्हेन यू टेक समथिंग बी पॉजिटिव। कभी भी आप किसी भी चीज़ को ले रहे हो, बिजनेस हो या लाइफ हो, तो हमेशा पॉजिटिव रहते हुए पहले उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को देखना चाहिए, लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी बिज़नेस में हम कोई बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं सर्विसेज की, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देख लेंगे ना और दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा, इसके हार्मफुल रिजल्ट्स हो सकते हैं। बिज़नेस में बहुत प्रैक्टिकल होकर हमें चलना पड़ता है, क्योंकि एक डिसीजन आपको ज़मीन से आसमान पर भी पहुंचा सकता है और एक डिसीजन आपको आसमान से ज़मीन पर भी ला सकता है। तो पहले हम जो है वो उसकी कॉपरेशन को ज़्यादा देकर वो रखेंगे, अहमियत देंगे, और लेकिन हम अपने आप को मुहतात रखेंगे उसके थ्रेट्स के हवाले से। अच्छा अब ये देखें टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ठीक है। मिक्स ब्लेसिंग, स्पोर्टिव, नॉन स्पोर्टिव या मार्जिनल। मिक्स ब्लेसिंग क्या होगी महानूर? वेरी गुड। और स्पोर्टिव क्या होगी अरीबा? चलिए आप बता दें। जी जी चलिए, नेटवर्क इशू है शायद उनका, ठीक है। स्टेक होल्डर का सपोर्टिव रिलेशनशिप है आपके वाल। चल आवाज़ आपकी ना वो ब्रेक हो रही है अरीबा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और नॉन सपोर्टिव में थ्रेट
हाँ सिर्फ, बिल्कुल ठीक है। और मार्जिनल में? जी समा भी हो। जी महानूर। किसी का कोई क्वेश्चन है हुजैमा यहाँ पर? जी बताइए। क्या नहीं होती है? देखो मार्जिनल, देखो मार्जिनल का ना मिनिमल भी हम उसको कहते हैं, मार्जिनल को ब्रॉडर लाइन भी हम मार्जिनल को कहते हैं। ठीक है, तो इसके इसके स्पेक्ट्स इस तरह भी आ सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि वो ना तो इसका कॉपरेशन है और ना ही थ्रेट है। ठीक है, या ब्रॉडर लाइन के हवाले से भी आप इसको देख सकते हैं कि जो है वो दोनों साइडों से जो है उसको वो सपोर्ट मिल रही है, कि मार्जिनली सपोर्टिव भी है और मार्जिनली नॉन सपोर्टिव भी है। मतलब दोनों अंदाज में हम इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने बाकी तीन एस्पेक्ट से कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पर यही होगा कि मिनिमल के वो कम जो है सपोर्ट है और कम ही उसका जो है वो थ्रेट है। जी बोले, ये आप आगे आ रहा है ना, ये सारी चीज आगे भी आ रही है। जी बोले, ये देखो ना, जब अगले में आगे देखें, देयर इज नाइदर कॉपरेशन नाइदर थ्रेट। एग्जाम्पल मैं इसकी देख लें लास्ट में, एम्प्लॉयज वॉलंटियर ग्रुप्स इन कम्युनिटी ईटीसी। उजैमा आ रहा है नजर आपको लास्ट में स्लाइड्स के? ठीक है, अब जिसको वो समझ नहीं आएगी चारों, तो उसके लिए ये स्लाइड्स में मौजूद है कि मिक्स ब्लेसिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप क्या है। इन दिस हेल्थ केयर executive faces a situation in which potential both threat and cooperation rank for stakeholders. For example, physician and hospital relation. आपका ये खत्म तो नहीं हो गया कि ये हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं लेक्चर चल रहा है अभी उनका, ये सेक्शन का। बस मैं फ्री हो गया हूँ, आपको दूसरी क्लास ज्वाइन करता हूँ।